Collision is an isolated event in which a strong force acts between a strong force acts between two or more bodies for a short time. As a result, of which the energy and momentum interacting particles or bodies ठीक है note in collision particle may or may not come in real touch. That is in collision between two billiard balls or a ball and bat. There is physical contact. While in collision, alpha particle by a nucleus there is no physical contact. In collision, number one, momentum is
always conserved. And total energy is also always conserved, irrespective of elastic, inelastic, whatever is it. But since total energy includes kinetic energy, potential energy, sound energy, okay, all type of energy. Total energy means this is all type of energy, okay, all type of energy, okay. Okay, sure. But kinetic energy, conservation depends on the type or nature of collision, ओके। ये से इसका टाइप देख लेंगे। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा इलास्टिक कोलिजन में। आपका काइनेटिक एनर्जी के फाइनल इक्वल टू के इनिशियल होगा, अगर ये है आपका। है सर मोमेंटम कैसे कंजर्व्ड रहता है कोलिजन में? मोमेंटम कंजर्व कैसे रहता है? तो हाँ जी अब सर। इसके लिए स्टेज ऑफ कोलिजन को एक बार हमें फिर से फील करना पड़ेगा। 3 स्टेज होती है कोलिजन में, ठीक है। यस सर। 2 पार्टिकल में कोलिजन है होना है, एक तो बिफोर स्टेज, एक ड्यूरिंग कोलिजन और एक आफ्टर स्टेज, यही हुआ ना। यस सर। तो आप अगर को इमेजिन करें सिचुएशन को, ठीक है, तो जो बिफोर और आफ्टर स्टेज है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्सेस है वो 0 है ना, दोनों पार्टिकल के बीच में। ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट कर रही ना रिपेल कर रही हैं, ओके। बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन में 2 बाल आई, एक दूसरे से टकराई, एक इधर गई एक इधर गई, है ना, ओके। यस सर। तो ऐसा तो था नहीं कि इस बाल ने इस बाल को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। इस बाल का मोमेंटम कहीं और से था, प्रेशर कहीं और से था, फोर्स कहीं और लगी थी, इसलिए मोशन कर रही थी, इसके रास्ते में आ गई, ओके। तो ना तो बिफोर यस। कोई फोर्स इनके बीच में, ना ही आफ्टर कोई फोर्स है। बट डूरिंग जो कुछ भी है वो कहाँ पे, डूरिंग ही है, ठीक है। यस सर। बट इन दिस फेज, डूरिंग फेज क्या है, इनके बीच में एक लार्ज फोर्स काम करता है जो कि बहुत शॉर्ट मोमेंट के लिए काम कर रहा है, ठीक है, यस। ठीक है। एंड एक्चुअली दीज फोर्सेस आर नॉट वेल अंडरस्टूड कि क्यों इतनी ज़्यादा हो जाती है कम, लेकिन अब इमेजिनेशन ही है कि इसके पास अपना मोमेंटम था और इससे टकरा रही तो इसने अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर दिया, ओके। क्या कर दिया, अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। देखो ध्यान से, ये m मास का था, ये b वेलोसिटी से था, क्या था, m मास का था, b वेलोसिटी से, दूसरा m मास का है और b डैश वेलोसिटी का है, ओके। ये दोनों टकराएंगे तो इन दोनों की वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। सपोज कर रहे हैं कि मास चेंज नहीं होगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है दोनों में चेंज, इनके वेलोसिटी, अच्छा जो वेलोसिटी चेंज होती है वो इनके मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। मतलब
इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक बड़ी सी कार, मतलब ये कार या ट्रक ले लो, है ना, ओके, बड़े या बड़ा सा फुटबॉल ले लो, बड़ा सा फुटबॉल ले लो, एक छोटा सा बॉल ले लो, है ना। तो छोटा सा बॉल आके फुटबॉल से टकराएगा तो क्या करेगा, ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत स्मॉल वेलोसिटी इसको इम्पार्ट कर पाएगा। लेकिन अगर ये बड़ा सा फुटबॉल अगर उसी वेलोसिटी से मोशन में होगा तो इसको बहुत ज्यादा आपका मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा। ओके, ठीक है। ओके, हेलो। यस सर। और दूसरी चीज क्या है कि इस जो स्मॉल टाइम में ये आपका इंटरेक्शन हो रहा है, इसमें जो आपका ग्रेविटी या फ्रिक्शनल फोर्स है उनको अकाउंट नहीं करते हैं। किसको? ग्रेविटी और फ्रिक्शनल फोर्स के काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्मॉल मोमेंट के लिए होता है। किसके लिए? स्मॉल टाइम के लिए, ठीक है। जो आपका डूरिंग वाला प्रोसेस है ना, ये बिफोर एंड आफ्टर के बीच में डूरिंग वाला प्रोसेस है, दिस इज फॉर वेरी वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है। कभी दो चीजों में टक्कर होती है तो बहुत कम टाइम के लिए होती है, इसलिए हम फ्रिक्शनल या अदर जो फोर्सेस हैं, नॉन फोर्सेस, उनको हम अकाउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि इसमें जो कुछ भी चीजें वो एक इम्पल्स के अंतर्गत हो रही हैं, ठीक है। जब भी कभी स्मॉल ड्यूरेशन में कोई मोमेंटम चेंज होता है तो उसको इम्पल्स बोलते हैं ना, इम्पल्सिव फोर्स। तो हम ये सपोज करते हैं या एक्चुअल में ये है कि जो इम्पल्सिव फोर्स है कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जो भी आपके एक्सटर्नल फोर्स हो सकते हैं उनके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये इम्पल्सिव फोर्स जो होती है इंटरनल फोर्स होती है। क्या होती है? हेलो। ये इम्पल्सिव फोर्स इंटरनल फोर्स होती है। अब चूंकि फोर्स इंटरनल है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं कंसीडर की गई, यानी एफ एक्सटर्नल जीरो है। तो अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो dp बाई डी टी इक्वल टू जीरो है, और dp बाई डी टी इक्वल टू जीरो है सिस्टम का, तो p क्या हो जाएगा? इसका कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, ठीक है। यस सर। क्या है? यस सर। दो पार्टिकल का कोलिजन होना है तो दोनों पार्टिकल में ना तो पहले से कोई रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स है, और ना कोलिजन के बाद में है, ठीक है। इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन है वो सिर्फ ड्यूरिंग कोलिजन है, ओके। और ड्यूरिंग कोलिजन जो कुछ भी हो रहा है वो इम्पल्सिव इवेंट है। क्या है? इम्पल्सिव इवेंट है, जो कि इंटरनल फोर्स है, यानी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इनके बीच में इस प्रोसेस में, इस कोलिजन के प्रोसेस में नहीं लग रहा है। इम्पल्सिव फोर्स क्यों है? इम्पल्सिव फोर्स इसलिए है क्योंकि इसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है। ओके, ठीक है, ठीक है मनस्वी। हेलो। यस सर। तो अब चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है आपके इसमें, जो भी है इंटरनल फोर्सेस ही हैं, तो इंटरनल फोर्सेस को हम अकाउंट नहीं करते हैं किसी भी एक्सटर्नल मोशन के लिए, ठीक है। एफ एक्सटर्नल अगर आपका जीरो है तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि dp बाई डी टी इक्वल टू जीरो। ये तभी जीरो होगा जब p आपका कांस्टेंट हो, ओके। तो इसलिए कोलिजन में मोमेंटम आपका हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है, ठीक है, ओके। चाहो तो उसको नोट कर लो, कहीं पे लिखवा दो। यस सर। लिख लो। In a collision, the effect of external force such as gravity or friction are not taken into account. In a collision, the effect of external forces such as gravity or friction
are not taken into account as due to small duration of collision. As due to small duration of collision. Okay. Average impulsive force as due to small duration of collision, average impulsive force responsible for collision is much larger than external force. Is much larger than external force acting on the system. And since this impulsive force is internal, since this impulsive force is internal, therefore the total momentum of system always remains conserved. Okay. ओके तो हम कह रहे थे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के लिए सिचुएशन होगी या नेचर पे डिपेंड करेगा. ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में के फाइनल इक्वल टू के इनिशियल होगा. इसका एग्जांपल अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स collision between atomic particles bouncing a ball with same velocity after the collision with earth. यहाँ पे एक टर्म और यूज करते हैं, उसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होता है. मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको ई से लिखते हैं, और परफेक्टली इलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन के लिए ये 1 होता है. ठीक है. देन है इन इलास्टिक कोलिजन. क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन. इसके लिए ई की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होती है. किसके बीच में होती है? 0 to 1 के बीच में होती है. और एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन.
इसके लिए ई की वैल्यू 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, ई इक्वल टू 0 परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखता है मीनिंग में, ठीक है, लेकिन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जो डिफरेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट का है हमारे लिए, ठीक है। कई बार क्वेश्चन समझने में या एग्जाम में आ सकता है डिसाइड करने के लिए हमें, ठीक है। Yes, sir. अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं है तो इनलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। और परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में है वो क्या होता है कि जो दो बॉडीज होती हैं वो दोनों आपस में कोलिजन के बाद में स्टिक कर जाएं। क्या कर जाएं? क्या कर जाएं? स्टिक कर जाएं, या स्टिक कर जाएं या फिर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करें आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो चाहे तो डिफिनीशन को लिख लें इस वाले में, क्योंकि ये तो आप समझ सब पता है क्या है, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो अदर फॉर्म में, जैसे हीट के फॉर्म में या साउंड के फॉर्म में कोलिजन के बाद जैसे बहुत सारी आवाज सुनाई पड़ती कई बार ना हमें, फुटबॉल को दीवार से मारो तो एक आवाज आती है ओके, तो वो सारी चीजें अकाउंट करती हैं सर जो। हाँ बोलो। सर एक बार ई दोबारा से बता दो। ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है, ओके, ओके सर। ठीक है। समझने के लिए कि उसको एनर्जी के टर्म में हम दोनों इक्वल हैं तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल नहीं होता है हमारे पास में सर फाइनल। रेशियो ऑफ फाइनल कोलिजन। हाँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। नाउ इसके इनलास्टिक कोलिजन के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं हमारे लिए, बताओगे कोई? टू ऑटोमोबाइल्स ऑन रोड, यानी व्हीकल एक्सीडेंट। सर हाँ, सर चलना भी कोलिजन होगा, चलना तो कोलिजन नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब हम चलते हैं तो मतलब हम बेसिकली फ्लोर के साथ पैर टकराता है। सही है, और चलने को कोलिजन में नहीं रखेंगे, ठीक है, ओके। ओके सर। क्यों नहीं रखेंगे इसके बारे में सोचा सकता है। अगर हम अपने आप को पूरे को एक ऑब्जेक्ट मान लें, ठीक है, कूदने को कोलिजन कह सकते हैं। हेलो, हाँ जी सर। कूदने को कोलिजन कह सकते हैं क्योंकि उसमें पूरी पूरी बॉडी आपकी ऊपर और नीचे आएगी ना। और जब आप चल रहे होते हैं तो आपकी आधी बॉडी ऑलरेडी बॉडी के टच में होती है, ठीक है। तो जो बिफोर कोलिजन और आफ्टर, वो तीनों जो वॉकिंग है वो तीनों स्टेज को फुलफिल नहीं करता है, ठीक है। ओके जबकि कूदने को, जंपिंग को आप कोलिजन कहेंगे हम, ठीक है। ओके वॉकिंग क्योंकि वो फुलफिल नहीं करता डेफिनेटली, बाकी बाकी समझने के लिए तो कुछ भी मान सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है, ठीक है। ओके सर। लेकिन अगर कोई जंप कर रहा है तो जंपिंग क्या बोलते हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है कोलिजन का, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कोलिजन में दोनों बॉडी टच में नहीं होनी चाहिए पहले से, ठीक है। ओके सर। हाँ, वो दूर होनी चाहिए। कोलिजन होने के बाद में हो सकता है कि दोनों साथ में चली जाए, जैसे आपका परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन होगा आपके पास में, या दोनों अलग हो जाएं, है ना। लेकिन दोनों साथ ही में है, जुड़ी हुई हैं, तब उनको कोलिजन नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। ओके, इसका एग्जांपल बताओ कोई, रोड एक्सीडेंट, ठीक है। सर जो एस्ट्रॉइड्स कभी प्लैनेट से टकरा जाते हैं तब भी ऐसा होता है। हाँ, वहां भी कोलिजन हो जाएगा, ठीक है।
सर इसकी डेफिनेशन एक बार लिखवा दो प्लीज, किस चीज की? इनइलास्टिक की। इनइलास्टिक लिख लो। इफ इन ए कोलिजन, kinetic energy after collision is not equal to kinetic energy before collision, the collision is said to inelastic. Collision between two automobiles. And in fact, majority of collision belongs to inelastic collision. Okay. ओके सर। Now, perfectly inelastic collision की definition लिख लो। सर अगर कार को रबड़ का बना देंगे तो वो इलास्टिक कोलिजन में हो जाएगा? कार को किसका बना दो? रबर। हाँ, रबड़ का बना दो तो इनलास्टिक कोलिजन हो सकता है वो। ठीक है, कोई लॉस ना हो उनके बीच में एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन हो गया। ठीक है, क्योंकि रबड़ में इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, तो अपने शेप को बाकी चीजों को रिगेन कर लेता है वो। लेकिन अमूमन एनर्जी लॉस तो वहां भी हो ही जाती है, साउंड के फॉर्म में साउंड जनरेट हो जाता है ना। परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन लिख लो। इफ इन ए कोलिजन, if in a collision two bodies stick together, if in a collision two bodies stick together or move with same velocity, or move with same velocity after the collision, the collision is said to be perfectly inelastic. ओके, इसमें नोट लिख लो। सर ये कुछ समझ नहीं आया। क्या चीज? अभी एग्जाम्पल आएगा तो समझ में आएगा ये। ओके सर। तो इसमें नोट लिख लो। द टर्म perfectly inelastic does not necessarily mean, the term perfectly inelastic does not necessarily mean that all the initial kinetic energy is lost, that all the initial kinetic energy is lost. It implies that the loss in kinetic energy is as large as it can be. As large as it can be. Example, collision between a bullet and a block of wood.
into which it is fired. When bullet remains embedded in the block. ठीक है? यस सर। तो इसमें जनरली सिचुएशन क्या होता है, जब बुलेट को किसी ब्लॉक या वुड में फायर किया जाता है तो क्या करता है, ब्लॉक उसमें एम्बेडेड हो जाता है और वो रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है, इमिडिएटली। बहुत ज़्यादा वेलोसिटी वगैरह उसमें जनरेट नहीं कर पाता वो, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। और ई क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल, तो फाइनल जीरो हो जाती है तो ई जीरो हो जाता है इसके लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई ना मनीष भी? हाँ जी सर, आ गए। नो, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन इसका और हम देखेंगे, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज। Classification of collision on the basis of इसमें जो पहला होता है उसको बोलते हैं हेड ऑन और वन डायमेंशनल कोलिजन। हेड ऑन और वन डायमेंशनल और जो दूसरा होता है उसको ऑब्लिक्यू कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल लिखने की जरूरत नहीं है इसकी। डायग्राम बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एक लाइन बना लेते हैं, इस लाइन से हटना नहीं है। ठीक है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज इसकी वेलोसिटी u1 है, इसका मास m1 है, इसके रास्ते में कोई एक और ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी u2 है, मास m2 है, ये u2 जीरो भी हो सकता है, ठीक है।
ये सिचुएशन है बिफोर कोलिजन। देन आफ्टर कोलिजन क्या सिचुएशन बन जाएगी इनकी? इसकी वेलोसिटी v1 हो जाए m1 वाले की, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाए m2 वाले की, यहाँ कहीं पे इन दोनों का कोलिजन हुआ हो। ओके, तो यानी आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन दोनों सेम लाइन में जा रहे हैं। ठीक है बेटा, देखते हैं ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है। यहाँ पे आपका कोई पार्टिकल है m1, वेलोसिटी इसका u1 है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे दूसरा कोई पार्टिकल है m2, इसकी वेलोसिटी u2 है इसी डायरेक्शन में, ठीक है। आफ्टर कोलिजन m1 यहाँ पे चला गया v1 वेलोसिटी के साथ में, m2 यहाँ पे आ गया v2 वेलोसिटी के साथ में। ठीक है, ये एंगल फाई पे चला गया, ये एंगल थीटा पे चला गया। ठीक है बेटा, आफ्टर कोलिजन, तो ये बिफोर कोलिजन था सिचुएशन, ये है हमारे पास में आफ्टर कोलिजन। ओके, यहाँ पे ध्यान दें तो इन दोनों के बीच जो इम्पैक्ट पैरामीटर है, यानी ये आके टकराएगा किससे, उसमें क्या इम्पैक्ट पैरामीटर बनेगा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर निकालते कैसे हैं, होता क्या है ये जान लेते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर को 20 से लिखते हैं और ये 0 से बड़ा होता है और R1 प्लस R2 से छोटा होता है ऑब्लिक कोलिजन के लिए। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर को अगर डायग्राम में दिखाएं तो इसका जो मोशन लाइन है, इसका जो मोशन लाइन है, सेंटर ऑफ मास का जो भी मोशन लाइन है, ये जो डिस्टेंस है इसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसी को, इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी आपका इम्पैक्ट पैरामीटर, यहाँ दोनों सेम लाइन में है तो कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होता है, यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर 0 और R1 प्लस R2 के बीच में होता है, जहाँ पे R1 और R2 क्या होती है, इनकी रेडियाई होती हैं। ठीक है, रेडियाई ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज। ठीक है, नाउ इंटरेस्टिंगली हेड ऑन और वन डायमेंशनल कोलिजन, क्योंकि इसमें 1D सारा मोशन एक्स डायरेक्शन में या वाई या जेड में होगा। यहाँ पे आफ्टर कोलिजन जो बॉडीज होती हैं वो सेम प्लेन में रहती हैं। किस में रहती हैं? इन सेम प्लेन। तो सेम प्लेन की वजह से इसको आप जनरली 2D कोलिजन भी कहते हैं, या अगर आप 3 डायमेंशनल स्पेस देख रहे हो तो इसको आप 3D कोलिजन भी कह सकते हो। ओके, ठीक है बेटा, बट हमारे स्कोप में 2D तक ही है, 3D हमें जाना नहीं है। लेकिन ये 3D भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
तो कैसे समझाएंगे ऑब्लिक कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन को, कि आफ्टर कोलिजन अगर उनका मोशन सेम लाइन में हो रहा है तो हेड ऑन कोलिजन है, अगर सेम लाइन में नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ऑब्लिक कोलिजन होगा। ये इतना अच्छा एग्जाम्पल है, अपने घर पे इसको देख सकते हैं। दो छोटे छोटे बाल ले लो, सेम साइज के हो तो और भी अच्छा है, प्लास्टिक के हल्के वाले बाल हो तो और भी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए। और बाल को उस पर टकराओ तो आप देखो कि अगर बाल सीधे उसके डायरेक्टली बैक पे हिट करेगा तो ये बिल्कुल ऐसे सेम लाइन में आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इसी बाल को अगर वो साइड से हिट करेगा तो हिट करने पे ये इधर निकल जाएगा और ये इधर निकल जाएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप करके अपने घर पे देख सकते हैं। ठीक है, ओके नाउ, तो परफेक्टली कोलिजन में सारी चीजें सेम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो इसके फार्मूले वगैरह हमारे लिए बेहद इजी हो जाते हैं। देखते हैं क्या क्या है। परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन की क्या क्या खासियत है। परफेक्टली हेड ऑन कोलिजन, नाउ तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को यहाँ डिफाइन करेंगे, वहां पे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में इसको देखा था, अब देखते हैं वेलोसिटी के टर्म में कैसे करेंगे इस चीज को हम, या पहले चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं, कोई बात नहीं कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दो है, m1 u1 वेलोसिटी था, m2 u2 वेलोसिटी है, आफ्टर कोलिजन m1 की वेलोसिटी v1 है और m2 की वेलोसिटी v2 है, देन b1 or b2 can be calculated using these formulas. b1 equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2. This quantity is called trump card, इसको याद रखेंगे, m1 minus m2 या m2 minus m1 डिपेंड ऑन सिचुएशन आती रहेगी। ये हो जाएगा u1 plus 2 m2 u2 upon m1 plus m2. Similarly, b2 can be calculated as m2 minus m1 upon m1 plus m2 u2 plus 2m1 u1 upon m1 plus m2. Okay. Now, if m1 इक्वल टू m2 होगा तो क्या सिचुएशन बन जाएगा, बोलो। इफ m1 इक्वल टू m2 होगा तो क्या बन जाएगा सिचुएशन, b1 इक्वल टू u2 बन जाता है एंड b2 इक्वल टू u1 बन जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सिर्फ ऐसे ही बन जाएंगे देख करके। ठीक है, सर ये वाली चीज एक बार दोबारा बताना। क्या चीज, सर ये जो आपने बॉक्स में लिखा है, ये भी अगर दो ऑब्जेक्ट मास m1 वेलोसिटी un m2 वेलोसिटी u2 का कोलिजन होगा इनका,
फाइनल Yes, इनका sir. मास m1 m2 और वेलोसिटी v1 v2 होगा। तो जो डेरिवेशन करके इनकी वैल्यू निकालेंगे, b1 की वैल्यू ये आती है, ठीक है। Yes, अब sir. b2 की वैल्यू ये आती है। देखो हमें u1 पता है, u2 पता है, m1 पता है, m2 पता है, ठीक है। हमें b1 और b2 निकालना होता है। तो b1 u1 m1 m2 के टर्म में है, b2 m1 un और u2 के टर्म में है ना। अब स्पेशल केस क्या है कि व्हेन m1 इक्वल टू m2 हो जाए, तो m1 इक्वल टू m2 यहाँ पुटअप करोगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, है ना। देखो m1 माइनस m1 0 हो जाएगा ना। ठीक है, हेलो हेलो। Yes, sir. और यहाँ पे m1 प्लस m2, तो इसको m1 इक्वल टू m2 है, तो ये अपना नीचे भी आपका 2m2 हो जाएगा, ये भी कैंसिल, खाली u बचेगा, यहाँ पे u2 बचेगा। तो b1 इक्वल टू u2 हो जाएगा। मतलब हुआ कि जब दो सेम मास के ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या होंगी, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। ओके, b1 को यानी पहले पार्टिकल जो दूसरा पार्टिकल था उसका इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, और दूसरा पार्टिकल जो है उसको पहले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? नहीं आई? नहीं आई तो उसको नोट कर लो लैंग्वेज में, शायद समझ में आ जाए। लिखो इसको। इट मीन्स when two bodies of equal masses undergo head-on elastic collision, their velocities get interchanged। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, केस बनाते हैं। बिलियर्ड बॉल है 10 kg का, u1 है 50 मीटर पर सेकेंड, एक दूसरी बिलियर्ड बॉल है वो भी 10 kg का है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये पहली बॉल है 10 kg की, b1 इक्वल टू आपके 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और ये भी 10 kg की है, ये आपकी 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ओके, बॉल 1, ये बॉल 2, ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है। ओके, क्या समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, नाउ इसी का दूसरा स्पेशल केस बनेगा। इफ m1 इज ग्रेटर देन m2। देखो m1 जो पहला पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। देखो ध्यान से, ये जो मूव कर रहा है पीछे है उसको प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, जो बाद वाला उसको टारगेट बोलते हैं।
ठीक है। तो m1 इज ग्रेटर देन m2, मतलब प्रोजेक्टाइल आपका टारगेट से हैवी है, तो उस सिचुएशन में क्या कंडीशन बनती है? तो उस सिचुएशन की कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, m2 इक्वल टू 0 हम सपोज करके ले लेंगे। क्या ले लेंगे? m2 इक्वल टू 0 मान लेंगे। ठीक है, कि m2 0, क्योंकि इतना कम हो जाएगा m2, तो उसमें जो आपका फाइनल रिजल्ट बनता है वो b1 इक्वल टू un बनता है। मतलब पहले पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो दूसरा पार्टिकल है यानी जो टारगेट है उसकी वेलोसिटी 2u1 माइनस u2 हो जाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल कोलिजन ऑफ ट्रक विद ए साइकिलिस्ट। ओके, तो ट्रक की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो टकराने के बाद भी अपने स्पीड से चलता जाएगा, लेकिन साइकिल वाले की वेलोसिटी 2un माइनस u2 हो जाएगी। यानी साइकिल वाले का स्पीड अगर 10 km पर आवर था, ट्रक का 50 km पर आवर था, तो टकराने के बाद साइकिल वाले की वेलोसिटी 90 km पर आवर हो जाएगी, मतलब वो हवा से तेज उड़ जाएगा। ठीक है, कभी एक्सीडेंट होते हुए देखा है साइकिल वाले का ट्रक से या बाइक वाले का ट्रक से? नहीं देखा तो अच्छा है, देखना भी नहीं चाहिए ऐसी चीजों को। ठीक है, क्लियर? इसमें एक और केस हो सकता है, इफ m1 इज लेस देन m2। तो अगर m1 इज लेस देन m2 है तो पीछे वाले इक्वेशन में m1 की वैल्यू 0 पुटअप कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको? जैसे दीवार से बाल का टकराना, क्या है? दीवार से बाल का टकराना। तो इस केस में आपको b1 इक्वल टू मिलेगा u1 प्लस 2u2। क्या मिलेगा? u1 प्लस 2u2। और b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो u2 ही रह जाएगा, उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा अगर उसका मास ज्यादा है। ठीक है, u1 प्लस 2u2 है ये। ठीक है, u1 प्लस 2u2। अगर u2 इक्वल टू 0 हो जाए तो b1 इक्वल टू माइनस u1 हो जाएगा, है ना? जैसे दीवार से जितना तेज आप बाल मारोगे तो लौट के उतने यस तेज वापस आ सर। जाता है वो। ठीक है, तो ये स्पेशल केसेस हैं, इनको हम दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन हमारे बिना ज्यादा मेहनत किए हुए बन जाएंगे। ठीक है, इस फार्मूले को याद रखेंगे इन दोनों को। पहला केस बेहद इजी था, इस केस को एनालाइज कर सकते हैं कि कोई हैवी बॉडी है, जा रही किसी स्मॉल पार्टिकल से टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, लेकिन जिससे टकराएगी उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, इसी तरीके से कोई वेलोसिटी वाला किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से किसी हैवी ऑब्जेक्ट टकराएगा तो उसके ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा b2 के, लेकिन b1 जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो माइनस un प्लस 2u2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये केसेस हैं, इनको याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल हमारे यूं फटाफट बनेंगे। अगर ये हम भूल जाते हैं या दिमाग में नहीं एनालाइज करके रख पाते हैं तो फिर न्यूमेरिकल हमारे बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। यस सर। ओके, तो इसका एक समरी है वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा अभी। ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी पे भी देख सकते हैं, लेकिन अब उसको मैं कल देखूंगा या नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएंगे इनके। एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं इस पे।